हम हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 कहती है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो हमने कहा कि भैया विच पार्टी विल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कौन सी पार्टीज हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो सेक्शन 11 ने कहा कि हर वो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली हो, जो साउंड माइंड का हो और जो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ ना हो। ठीक है, जो मेजर है वो, जो साउंड माइंड का है वो, और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है वो, ये तीनों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर हमने कहा कि माइनर के एग्रीमेंट्स का क्या वजूद है। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष नाम के केस से हमने शुरुआत की थी, जहां माइनर धर्मोदास घोष ने 80,000 रुपए का लोन ब्रह्मदत्त से लिया था और अपने घर के पेपर गिरवी रख दिए थे। और गिरवी पेपर रखने के बाद 20,000 रुपए डिसबर्स हुए थे। 80,000 का लोन तो सेंक्शन हुआ था, लेकिन 20,000 डिसबर्स हुए थे। 60,000 भी डिसबर्स होना बाकी थे। इस बीच ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई और ब्रह्मदत्त की बीबी मोहर बीबी ने कहा कि माइनर, तुमको मेरे पति ने जो पैसे दिए थे वो मुझे वापस दे दो, क्योंकि अब मैं ये लोन वापस लेना चाहती हूँ। माइनर ने कहा कि मैं ये लोन वापस नहीं कर पाऊंगा। तो मोहरी बीबी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा घर बेच देंगे। तब माइनर अदालत में गया। अदालत ने बोला नहीं, एग्रीमेंट विद माइनर इज एब इनिशियो वॉइड। मोहरी बीबी, आप इसके पैसे वापस कर दो। और वहीं से पहली बात आई कि एग्रीमेंट विद माइनर इज एब इनिशियो वॉइड। लेकिन दूसरे रूल ने कहा कि अगर माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी, और आपने अगर मुझे फीस दे दी है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अब बेनिफिशियरी की कंडीशन में आ गए। आपने मुझे 10 लाख का लोन दे दिया, आप माइनर हो, मैं मेजर हूं। मैंने 10 लाख रुपए ले लिए, 1 साल हो चुका है। अब मुझे वो 10 लाख भी वापस करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप बेनिफिशियरी हो एंड माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। ओके, माइनर अपने कॉन्ट्रैक्ट को मेजर होने के बाद भी रेटिफाई नहीं कर सकता है। माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एक्ट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। माइनर अगर चाहे तो भी अपने एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता है ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अटेन करने के समय। मैंने माइनॉरिटी के दौरान एक प्रॉमिसरी नोट लिखा और मैं अगर उसको मेजर होने के बाद एग्जीक्यूट करना चाहूं तो नहीं हो पाएगा। माइनर ने झूठ बोलकर भी अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो मेजर है, तो वो हमेशा ये माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है कि वो माइनर ही है। सेक्शन 68 ने कहा कि माइनर की नेसेसरीज ऑफ लाइफ के लिए अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, उसकी एस्टेट्स लायबल है। माइनर को अगर आपने नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की है तो माइनर के एस्टेट्स लायबल हैं, माइनर लायबल नहीं है। इसके बाद कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप डिमांड नहीं कर सकते हो माइनर से। डांस इंडिया डांस के फाइनल में अगर डांस नहीं कर रहा है ना वो माइनर, तो बोल रहा है मुझे डांस नहीं करना, जाओ, तो कोई माई का लाल उससे डांस नहीं करवा सकता। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड फ्रॉम माइनर। माइनर को कभी आप इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी ला ही नहीं सकते। माइनर पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, आप माइनर को पार्टनरशिप में बेनिफिशियरी बना सकते। माइनर एजेंट हो सकता है,
माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके गार्जियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर माइनर उसके गार्जियन के एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो माइनर के गार्जियन उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल। अगर माइनर और मेजर ने मिलकर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर और मेजर ने मिलकर अगर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर ने और मेजर ने मिलकर अगर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो माइनर जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन मेजर उस कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदार होगा। देन एडल्ट इज श्योर एडल्ट इज श्योरिटी फॉर माइनर, एडल्ट इज लायबल। मैंने बताया था कि श्योरिटी मेजर है, लेकिन श्योरिटी मेजर तो है लेकिन माइनर के लिए श्योरिटी है तो चलेगा, लेकिन माइनर प्रिंसिपल डेटर हो सकता है, ये भी बताया। माइनर को शेयर अलॉट नहीं हो सकते, मतलब माइनर शेयर एप्लीकेशन लगाए तो उसको शेयर नहीं मिल सकते, लेकिन माइनर के पिताजी की डेथ हो गई है तो माइनर के नाम में शेयर ट्रांसमिट हो जाएंगे, वो भी फुल्ली पेड शेयर्स। और माइनर टॉर्ट्स के लिए लाइबल हो। माइनर में आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछे, से माइनर में कोई दिक्कत आनी नहीं है, माइनर इतना पढ़ा हुआ है कि उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सिविल रॉन्ग यानी नागरिकता गलती, ठीक है। सिविल रॉन्ग यानी अपराधी होता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनर ने लोगों के घरों के कांच फोड़ दिए, माइनर ने चोरियां की। अच्छा एक बात और थी, क्या माइनर से हम रेस्टिट्यूशन कर सकते? माइनर को अगर आपने पैसे दिए हैं और वो पैसे माइनर के पास है तो आप वापस मांग सकते हैं, अगर माइनर ने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। लेकिन माइनर ने अगर पैसे लेके खर्च कर दिए, फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। दैट इज। इसके बाद आई थी कि अनसाउंड माइंड के कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सेक्शन 12 में हमने पढ़ा कि कोई भी एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो क्या होता है, वॉइड होता है। और ये बात हमने पढ़ रखी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपका दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो। हमने रूल पढ़े थे, अगर एक पर्सन यूजुअली साउंड माइंड का है और ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, तो वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। लेकिन एक बंदा जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, ओकेजनली साउंड माइंड का है, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है। याद आ गए ये दोनों रूल? फिर हमने पढ़ा, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड want to avoid the contract on the basis of his unsoundness. A person who is usually of unsound mind and occasionally of sound mind want to avoid the contract on the basis of his unsoundness. Other person has to prove that he was sound at the time of contract. एक पागल ये कह रहा है कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब मैं पागल था, आप किसी से भी पूछ लो मैं हमेशा ही पागल रहता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि वो पागल नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा से साउंड माइंड का है, वो कह रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहता हूं क्योंकि तब मैंने पी रखी थी, तो उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि उसने पी रखी थी। याद आ गए सेक्शन 12 रूल्स ऑफ अनसाउंड माइंड। आगे बढ़े, चलिए। फिर आते हैं कुछ पर्सन जो है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एलियन एनिमी, अगर दुश्मन देश का नागरिक है
अभी ऐसा देश जिससे आपका युद्ध चल रहा है, उसके साथ अगर एग्रीमेंट करोगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में युद्ध हो गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। फॉरेन सोवेरियन, करंट और प्रीवियस विदेशी मेहमान, चाहे वो किसी देश के राजा हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, करंट हो, पुराने हो, सरकारी मेहमान अगर हैं तो सरकारी मेहमान से किए गए कॉन्ट्रैक्ट में, सरकारी मेहमान से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम सरकारी मेहमान पर कोई सूट फाइल नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार हमको परमिशन ना दे। इसलिए एग्रीमेंट वॉइड। किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर जेल में है, कन्विक्टेड है, तो जेल में से किया गया हर एग्रीमेंट वॉइड है। जेल से बाहर आकर किया गया हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। पेरोल पर बाहर आकर किया गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जेल जाने के पहले किया गया एग्रीमेंट वैलिड है। जेल जाने के एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर जेल गए तो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा। जब आप जेल से बाहर आ जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। उम्र कैद अगर हो गई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही समझिए। उसके बाद हम आए थे इंसॉल्वेंट। एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ले लेता है। तो जैसे ही इंसॉल्वेंट होते हैं उसके बाद उस पर कोई दावा नहीं लगा सकता। इंसॉल्वेंट आदमी से किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इंसॉल्वेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब आप जाओ और कोर्ट में जाकर अपनी मांग रखो। पर्दा नशीब वुमन, इसका मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसको आउटसाइड वर्ल्ड से आपने आइसोलेट करके रखा। अगर आपने उसको न पढ़ाया, न लिखाया, न समझाया, न पैसे की समझ, न कौड़ी की समझ, न म्यूजिक की समझ, न पढ़ना, न लिखना, न सुनना, कुछ नहीं। अनपढ़ गंवार अगर आपने किसी और को बना दिया है और मान लो उसके पति की डेथ हो गई और उसके पति की डेथ के बाद लोगों ने उसके अनपढ़ गंवार होने का फायदा उठाते हुए सारी संपत्ति औने पौने दामों में खरीद ली, तो हम कहेंगे पर्दा नशीब वुमन से किया गया हर एग्रीमेंट क्या है, void है। बॉडी कॉर्पोरेट, अल्ट्रा वायर्स एक्ट में हम सब पढ़ चुके हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट वही कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इजाजत देते हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। इसके बाद हम आए थे कंसेंट पर। दो या दो से अधिक व्यक्ति कंसेंट में कहे जाते हैं अगर दे आर अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन सेम सेंस, कंसेंसस एड आइडेंट। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ, अगर आप समझ रहे हो कि मैं लाल कार बेच रहा हूँ और अगर मैं समझ रहा हूँ कि मैं सफेद कार बेच रहा हूँ, तो हमारी समझ में ही फर्क है। देर इज नो कंसेंसस एट आइडम। और जब कंसेंसस एट आइडम नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। और खाली कंसेंट से भी काम नहीं चलता, कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है। और कंसेंट के फ्री होने के लिए कंसेंट को 5 चीजों से मुक्त होना चाहिए। कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनसे जब आप फ्री होंगे तो कहा जाएगा कि आप इनसे जब आप फ्री होंगे तो कहा जाएगा कि आपकी कंसेंट कौन सी कंसेंट है, फ्री कंसेंट। इसके बाद आता है सबसे पहला कोर्शन। व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन का मतलब होता है या तो कमिट कर देना या कमिट करने की धमकी देना कोई ऐसा एक्ट जो इंडियन पिनल कोड के अनुसार एक ऑफेंस है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह धमका रहा है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मार पिटाई कर देता है और कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर। तो या तो मार पिटाई करना या मार पिटाई की धमकी देना ताकि सामने वाला हाँ कर दे, इसे भी कोर्शन कहते हैं।
या किसी की प्रॉपर्टी पे बेजा कब्जा जमा लेना या कब्जा जमाने की धमकी देना। और अगर हम कब्जा नहीं जमाए तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, नहीं तो हम कब्जा जमा लेंगे। ये घर हमको बेच दो, नहीं तो ये घर पे हम कब्जा जमा लेंगे। ये कोर्शन है। और कोर्शन के द्वारा किए गए हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करते हो तो फिर आप दोनों को एक दूसरे को चीज वापस करनी पड़ेगी। तुम्हें बंदूक अड़ाकर अगर मैंने 25,000 की बाइक तुम्हें 50,000 में बेच दी है, तो मैं तुम्हें बाइक वापस करूंगा, तुम मुझे पैसे वापस करोगे। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोर्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, कोर्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, कोर्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कोर्शन में भी डायरेक्ट, कोर्शन में भी इनडायरेक्ट। चलिए, इसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। दो व्यक्तियों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है कि एक बंदा दूसरे बंदे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, और इस इच्छा के डोमिनेट करने के बाद वो सामने वाले से एडवांटेज ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। फादर सन को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सन फादर को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, सेंट अपने डिसाइबल को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, डॉक्टर अपने पेशेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, एडवोकेट अपने मुवक्किल को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो भी बंदा दूसरे बंदे की विल को डोमिनेट करके इन्फ्लुएंस करके उससे कोई कंसेंट ले लेता है, हम उसे कहते हैं कि सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपने कंसेंट ली, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट लेने के कारण एग्रीमेंट सीधे सीधे से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे से क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है। सेक्शन 19 ए कहती है कि या तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर दो, या फिर कोर्ट से कंडीशन में मॉडिफाई करवा लो। मैंने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेकर आपसे सस्ते में मोबाइल खरीद लिया, तो आप कोर्ट से कह सकते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जाने को तैयार हूं, आप मुझसे इनसे थोड़े से पैसे और दिलवा दो। दैट इज नोन एज सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 ए में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स मॉडिफाई कर सकता है कोर्ट, लेकिन सेक्शन 19 में टर्म्स मॉडिफाई नहीं होती। ये हमने पढ़ा। देन कम्स नेक्स्ट सेक्शन 17, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। फ्रॉड में शामिल होता है क्या क्या? पहला, रॉन्ग सजेशन। क्योंकि मेरे पास 5 गियर की गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको जचा रहा हूं कि 3 गियर की गाड़ी 5 गियर की गाड़ी से ज्यादा अच्छी है, तो ये रॉन्ग सजेशन है। अगर मैं आप मेरे पास काला कुत्ता बेचने के लिए नहीं है, और मैं काले कुत्ते को सफेद कुत्ते को काला करके आपको बेचता हूं, तो ये एक्टिव कंसीलमेंट है। मैं आपको लुभाने के लिए कह रहा हूं कि आप मुझसे मोबाइल खरीदो, मैं लाइफ टाइम रिचार्ज फ्री दूंगा, कि मैं 1 साल बाद वो रिचार्ज बंद कर दूंगा, तो मैं फॉल्स प्रॉमिस कर रहा हूं। मैंने सेकंड हैंड मोबाइल का कवर बदल के, स्क्रीन गार्ड बदल के, नया बोल के आपको बेच दिया, तो ये कहलाएगा एनीथिंग फिटेड टू डिसीव। और अगर कानून ने कह दिया कि इनसाइडर ट्रेडिंग अगर करोगे, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रॉड होगा, तो उसे फ्रॉड कहेंगे। यानी रॉन्ग सजेशन देना, एक्टिव कंसीलमेंट करना, फॉल्स प्रॉमिस करना, एनीथिंग फिटेड टू डिसीव करना, और पांचवी बात, कोई ओमिशन करना, ऐसा जो एक्ट के द्वारा, एक्ट या ओमिशन करना ऐसा जिसको फ्रॉड कहा गया हो, किसने, किसी लॉ, तो हम उसे कहते हैं कि ये फ्रॉड है। फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? पार्टी कॉन्ट्रैक्टर साइन कर देगी,
या पार्टी बोलेगी कि तुमने जो कहा वो करो, या पार्टी डैमेज फाइल कर देगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट उठा लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। मैंने आप गुड्स बेच दिए झूठा सच्चा बोल के, आपने उन गुड्स को यूज कर लिया, किराए पे चला दिया, प्लेज कर दिया, फर्दर किसी को बेच दिया, उसके बाद बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर ले, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। लेकिन फ्रॉड के इसेंशियल्स क्या है? कब कहा जाएगा कि फ्रॉड हुआ? सबसे पहली बात तो, आपने जो बोला वो झूठ था। हाँ। क्या ये झूठ आपने जानबूझ के बोला? हाँ। क्या ये झूठ आपने इसलिए बोला ताकि सामने वाले से कुछ छुपाया जा सके? हाँ। क्या सामने वाली पार्टी वाकई में मूर्ख बन गई? हाँ। ऐसा मूर्ख बनने से उसको कोई लॉस हुआ? हाँ, तो फिर ये फ्रॉड कहलाएगा। क्या आपने झूठ बोला? हाँ। क्या आपने जानबूझ के झूठ बोला? हाँ। क्या आपने दूसरी पार्टी से छुपाने के लिए झूठ बोला? हाँ। क्या आपने ऐसा छुपाया तो वो छुप गया और सामने वाला मिसगाइड हो गया? हाँ। और क्या उसे लॉस हुआ? हाँ, तो फिर ये फ्रॉड है। मैंने छुपाने की कोशिश की, सामने वाला उस फेर में आया ही नहीं। मैंने घोड़े के गले में फर्जी सर्टिफिकेट टांग दिया कि घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर के भी फर्जी साइन कर दिया। पर हे भगवान, जो खरीदने आया वो ही अनपढ़ गंवार था। उसने वो पढ़ा ही नहीं। उसने तो घोड़ा उचकाया, चलाया, कुदाया, फिराया और ले गया। अब वो बाद में आके बोले कि फ्रॉड है, तो भाई तेरी तो कंसेंट में गड़बड़ी नहीं हुई ना भैया। तू तो डीसी भी नहीं हुआ, तेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता था। समझ में आया? याद आया? क्या साइलेंस फ्रॉड है? नॉर्मली साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन साइलेंस फ्रॉड है जब ऐसा करना आपकी ड्यूटी हो, या ऐसा करना बोलने के बराबर हो। ड्यूटी कब हो? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं छुपाना है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं छुपाना है, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो उसमें भी कुछ नहीं छुपाना है। और अगर अनबराई में फिडाई वाले कॉन्ट्रैक्ट है, अनबराई में फिडाई मतलब अटमोस्ट गुड फेथ वाले, फादर अगर सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टर अगर ब्रदर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये ब्रदर की और फादर की ड्यूटी है कि वो सारी बातें बताएं सिस्टर को या डॉटर। अगर नहीं बताई तो दैट विल बी अ फ्रॉड। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। हीरो का हार लेने के लिए एक उतावली महिला एक दुकान पर जाती है और स्वयं ही गलती कर देती है, और अमेरिकन डायमंड को असली डायमंड समझकर खरीद लेती है। दुकानदार कोने में खड़ा हुआ ये देख रहा है कि ये औरत गलती कर रही है, पर वो उसे रोकता नहीं है, वो चुप रहता है। ये फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन दुकानदार अगर एक फादर है, दुकानदार एक अगर ब्रदर है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अनबराई में फिडाइट कॉन्ट्रैक्ट है। और फादर की और ब्रदर की ड्यूटी बनती है कि अपनी बेटी को और अपनी बहन को ये रोके कि नहीं तुम गलती कर रही। और तीसरी बात जो मैंने बताई थी, कि अगर वो महिला दुकानदार से पूछती है कि भाई साहब बताइए असली हीरो का है कि नकली, और अगर भाई साहब चुप रहते हैं, तो फिर उनका चुप रहना इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो बोल नहीं था। समझ में आया बच्चों? साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड तब when there is a duty to speak, in case of marriage, in case of prospectus, in case of insurance contract, in case of अनबराई में फिटाई। एंड his silence is equal to speech मतलब आदमी बार बार आपसे पूछ रहा है, आप जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हो। आगे बढ़े। क्वेश्चन आया है,
अगर इनमें से क्या सभी का होना जरूरी है फ्रॉड के लिए? हाँ, जरूरी है, बिल्कुल। देन आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। अनइंटेंशनली आपने किसी को कोई फैक्ट बताया और गलत बताया, जिसके कारण वो बेचारा हाँ समझ गया। अनइंटेंशनली आप उसको बताना भूल गए, आपने डिसीव नहीं किया। अनइंटेंशनली आपने सामने वाली पार्टी को मिस्टेक करने पे मजबूर किया। पहली बात, अनइंटेंशनली आपने उसको कुछ फैक्ट बताए जो गलत थे, पर जिन पे विश्वास करके उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरी बात, अनइंटेंशनली आप उसे बताना भूल गए, आपने डिसीव नहीं किया, आपने छुपाया नहीं, पर आप उसको बताना भूल गए। तीसरा, अनइंटेंशनली, इनोसेंटली आपने सामने वाली पार्टी को ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया कि वो गलती करने पे मजबूर हो गया। इसे क्या कहते हैं? मिसप्रेजेंटेशन। और मिसप्रेजेंटेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो सकता है। पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टी कैन इंसिस्ट फॉर जेन्युइन परफॉर्मेंस। पार्टी बोलेगी चलो आपसे गलती हो गई ना, तो ठीक है, आप अब परफॉर्मेंस दे दो। वेरी सिंपल। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है इनोसेंट या एरोनस बिलीफ के कारण पार्टियां खुद ही गलती कर देती हैं। खुद ही की बिलीफ के कारण खुद ही गलती करना क्या कहलाता है? मिस्टेक। किसी और के कहने के कारण गलती करना क्या कहलाता है? मिसरिप्रेजेंटेशन। और कोई आपसे जानबूझ के गलती करा दे तो उसे क्या कहते हैं? फ्रॉड। फिर से, स्वयं गलती करें तो क्या होता है? मिस्टेक। कोई और गलती करवाए तो क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन। कोई जानबूझ के आपसे गलती कराए तो क्या होता है? फ्रॉड। इन तीनों में अंतर। आइए मिस्टेक की बात करते हैं। मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरीके की होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। दो लोग आपस में 100 किलो शक्कर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। दोनों को ही ये मालूम नहीं था कि शक्कर बाढ़ में बह चुकी है। इसे कहते हैं बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण एग्रीमेंट ही वॉइड होता है। बायलैटरल मिस्टेक के कारण एग्रीमेंट ही वॉइड होता है। और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक, मैंने ये समझा मैंने ये समझा कि ये प्रिंटर से में स्कैनिंग हो जाती है किताब लग के, जबकि उस स्कैनर में पेज स्कैन होता था। मैंने दुकानदार से नहीं पूछा, उसके ऊपर लिखा था प्रिंटर कम स्कैनर, तो मैंने कहा खरीद लो। घर लाकर जब मैंने स्कैन करने के लिए ढूंढा कि ये किधर से खुलता है ताकि मैं स्कैन कर लूं, उस पर लिखा था कि ये पेपर स्कैनर है, बुक स्कैनर नहीं है। तो बायर मस्ट बी वेयर, कैविएट एम्प्टर। यूनिलेटरल मिस्टेक के कारण कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। बायलैटरल मिस्टेक के कारण एग्रीमेंट वॉइड। यूनिलेटरल मिस्टेक के कारण कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फिर आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? दो तरीके के लॉ होते हैं, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। मैं आपसे बिल में जीएसटी लगाना भूल गया, इंडियन लॉ है जीएसटी। अब इसके कारण मैं बोलूं कि मिस्टेक हो गई, एग्रीमेंट वॉइड कर दो, नहीं हो पाएगा। इंडियन लॉ के मिस्टेक के कारण कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अब भले ही मैं अपनी फीस में से जीएसटी दूं या आपसे वसूल करके दूं, उससे मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन दो इंडियन जो दुबई के लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, वो एक एग्रीमेंट कर लें, उन्हें बाद में दुबई का लॉ पता चले, तो वो एग्रीमेंट जो है वो क्या कहलाएगा?
वॉइड कहलाएगा। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई फॉरेन लॉ की, तो एग्रीमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? वॉइड। बायलैटरल मिस्टेक होती है तो एग्रीमेंट इज वॉइड। यूनिलैटरल मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, नाइदर वॉइड नॉर वाइडेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि भाई साहब, ये तो हुआ मिस्टेक पर का सफर। अब आता है भैया, एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड क्या होता है? तो भाई साहब, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिन्हें एक्ट ने ही वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। सेक्शन 11 कहती है एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड। सेक्शन 20 कहती है बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज वॉइड। सेक्शन 23 कहती है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के कारण किया गया एग्रीमेंट वॉइड है। सेक्शन 24 कहती है पार्ट अनलॉफुल एक्ट है और जो अगर अलग अलग नहीं हो पाया तो एग्रीमेंट वॉइड है। सेक्शन 25 कहती है विदाउट कंसिडरेशन अगर एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड है। सेक्शन 26 कहती है मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वॉइड है। सेक्शन 27 कहती है अगर ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वॉइड है। सेक्शन 28 कहती है लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वॉइड है। सेक्शन 29 कहती है अनसर्टन मीनिंग के द्वारा किया गया हर एग्रीमेंट वॉइड है। सेक्शन 30 कहती है वेगरिंग एग्रीमेंट अगर एंटर किया गया है तो वॉइड है। सेक्शन 56 कहती है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। दे ऑल आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड और इन्हें कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन अब आती है बात कि सर वेगरिंग किसे कहते हैं? अगर एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के लिए भविष्य में होने वाली एक अनिश्चितकालीन घटना है, वो होगी या नहीं होगी ये सर्टन नहीं है, और मैं आपको बोलूं कि हो तो मैं आपको पैसे दूं, ना हो तो आप मुझे पैसे देना, इसे वेगरिंग कहा जाता है। कल बारिश होगी और अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और हो तो तुम मुझे पैसे देना, इसे वेगरिंग कहा जाता है। वेगरिंग के इसेंशियल क्या है? एक प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं आपको पैसा दूंगा या पैसे के समान कुछ दूंगा। प्रॉमिस में कंडीशन होनी चाहिए कि या तो इवेंट होगा तो दूंगा या तो नहीं होगा तो दूंगा। अनसर्टेनिटी भी होनी चाहिए इवेंट की। दो पार्टियां भी होनी चाहिए जिनमें से एक जीते और दूसरी हारे, और उनका इंटेंशन यही है कि हमें सिर्फ जीत और हार चाहिए। हमें बारिश होने के फायदे या बारिश होने के नुकसान से कोई मतलब नहीं, बारिश होगी कि नहीं होगी ये बता दो। देखो, अगर बारिश हुई और आपका स्टॉक जला तो मैं आपको स्टॉक के जलने का नुकसान वापस करूंगा, ये तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम तो कह रहे हैं बारिश होगी या नहीं होगी। होगी तो तुम मुझे 50 रुपए दो, नहीं होगी तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, वैगरी। अगर बारिश हुई आपका स्टॉक जला, स्टॉक का जो भी लॉस हुआ वो हम देंगे, नहीं हुई तो नहीं देंगे। तो ये तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वेगरिंग एग्रीमेंट है ही नहीं। वेगरिंग एग्रीमेंट का तो इसेंशियल ये है कि हुआ तो मैं आपको दूंगा, नहीं हुआ तो आप मुझे देना। अपन आखिरी में पढ़ेंगे जब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसके बीच में डिफरेंस के। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वेगरिंग नहीं होते, जैसे चिट फंड। आप सब मजदूर हो। मैंने कहा हर महीने एक मोटरसाइकिल खुलेगी। मोटरसाइकिल आती है 1 लाख रुपए की, और तुम हो 50 मजदूर। हर महीने 50 महीने तक हर महीने 2-2 हजार रुपए डालते जाओ। जिसके नाम की चिट खुलेगी वो बाइक ले जाएगा, लेकिन बाइक ले जाने के बाद भी वो
50 महीने तक 2-2 हजार रुपए डालेगा। 50 महीने तक 2-2 हजार रुपए सब डालेंगे। जिस जिसकी चिट खुलेगी वो बाइक ले जाएगा। चिट सबकी खुलेगी। 50 के 50 की चिट खुलेगी। लेकिन कब खुलेगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज कॉल्ड चिट फंड। इसके बाद आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन को तो वैसे ही लीगलिटी मिल गई है, तो वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। कमोडिटी मार्केट, उसको तो वैसे ही लीगलिटी मिल गई है, वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। गेम ऑफ स्किल, क्रॉस वर्ल्ड, घुड़दौड़ में जो हॉर्स रेसिंग कर रहे हैं, जो रेस में दौड़ रहे हैं, वो वेगरिंग नहीं है, लेकिन उन पर पैसे लगा रहे हैं, वो वेगरिंग। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीमें खेल रही है, वो वेगरिंग नहीं है, लेकिन उन टीमों पर अगर कोई पैसे लगा रहा है, वो वेगरिंग है। दो लोग अगर बाइक की रेसिंग कर रहे हैं, वो वेगरिंग नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्किल पे डिपेंड करता है। लेकिन इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा पर तीसरा आदमी कर रहा है, वो वेगरिंग है। और 500 रुपए से पर की प्राइस वाली घुड़दौड़ अगर है, a contribution towards any prize value of 500 or above to award to win or winners of the horse race। 500 से कम वाली तो इलीगल होती है, 500 से ऊपर वाली को उन्होंने लीगलाइज किया, वो ठीक है, वो 500 रुपए वाला मैटर आपको लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी बेगरिंग नहीं है। तो गरीब लोगों को घुड़दौड़ से अलग रखने के लिए 500 रुपए से नीचे की तो इलीगली कर दी गई थी। उस समय की बात है। अब आज कौन पूछ रहा है आपसे घुड़दौड़ के बाप, तो ये मान के रखो, हॉर्स रेस लगाना इज नॉट वेगरिंग, लेकिन हॉर्स पे बैटिंग करना इज वेगरिंग। एंड टू वेगर इज वॉइड, वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। अभी जब अपन छठी यूनिट पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। मेरा ख्याल है बच्चों आज 3 यूनिट हो गई है, बाकी की 3 यूनिट अपन कल कर लेंगे। अब आप अपना अपना पढ़ो, है ना। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है, अगर अपन उठा के देखें तो माइनर के बिना तो पेपर ही नहीं बनता, सबको मालूम है ना। उसके बाद फ्री कंसेंट में से क्वेश्चन आता ही है, और उसमें मैक्सिमम टाइम फ्रॉड ही आता है। मैक्सिमम टाइम फ्रॉड ही आता है। और एग्रीमेंट के अंदर एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में आ जाता है। वॉइड एग्रीमेंट में से तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी जरूर आता है। तो मेनली तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हुए। एक तो हुआ माइनर, दूसरा हुआ फ्रॉड, और तीसरा हुआ एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो ओपन टॉपिक तो ये है, बाकी आ जाते हैं वो अपनी जगह, है ना। तो आज अपन यहाँ तक रोकते हैं। अब आप लोग अपना अपना पढ़ो। कल फिर सुबह 6:30 बजे मिल लेंगे। कल कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर देंगे। परसों के दिन कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लगवा दूंगा 6:30 से 8:30 के बीच में। उससे पहले जितने वीडियो की लिस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन एक एक 2-2 मिनट के देख के खत्म कर दें। ओके, चलो, मजा आया। समझ में आया सब। चलो, तो कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय। अरे भाई, इतना सारा थैंक यू मिल गया, मजा आ गया।